भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज आगे बढ़ाते हुए 61वें क्वेश्चन है, मानले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। जो मानले मिंटो सुधार बिल है ये 1909 में पारित किया गया था। मानले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने पेश किया था। इस अधिनियम के बारे में कुछ जो फैक्ट है, इस अधिनियम के जरिए भारतीय को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था। इस अधिनियम के जरिए धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल दिए गए थे। इस अधिनियम के जरिए विधान परिषद में जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत वायसराय और गवर्नर को व्यवस्थापिका में प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इन 3 मंत्रियों में जो सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी जो इसका सदस्य नहीं था। वर्ष 1940 में कैबिनेट मिशन में वेवेल सदस्य नहीं थे। यह मिशन 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों से मिलकर बना था। कैबिनेट मिशन के सदस्य पेंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ खास जो फैक्ट है, यह मिशन फरवरी 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली सरकार ने भेजा था। एटली यानी कि इटली सरकार ने भेजा था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ब्रिटिश नेतृत्व से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। इस मिशन के दौरान भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। इस मिशन की योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास के कारण विफल हो गई थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कथन है? संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में यह विकल्प सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की अवधारणा को विशेष रूप से प्रस्तावित या स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय इसने एक विकेंद्रीकरण संघ का प्रस्ताव रखा, जहां केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता साझा की जाएगी। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के अनुसार, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये स्वतंत्रता के पश्चात इसका संविधान अंतर्गत शासन चलता रहा। भारत के संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा अधिनियम 1935 के तहत भारत का शासन चलाया गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1947 से 1949 तक डोमिनियन विधानमंडल के कानून बनाए। भारत को आज़ादी मिलने से जुड़ी जो खास बात है, भारत को आज़ादी
देने का जो ऐलान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। भारत के जो आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को के ऐलान किया था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र देश बने। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतें और आदिवासी भूमि पर ब्रिटिश वर्चस्व खत्म हो गया था। इस अधिनियम के तहत इन रियासतों को 2 नए देशों में शामिल होने या आज़ाद रहने का विकल्प दिया गया था। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या डूरन योजना? माउंटबेटन योजना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना लेकर आया जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए या फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दे दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डी की बर्ड प्लान भी कहा गया। डी की बर्ड प्लान भी इस योजना को कहा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन और या मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? इसका जो राइट आंसर है साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये इसमें सुमेलित नहीं है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन क्या था? साइमन कमीशन की सिफारिशों में भारत विभाजन से जुड़े कुछ सुझाव थे। हालांकि आयोग में भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण देश में इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन की सिफारिशें प्रांतीय स्तर पर देशासन व्यवस्था को खत्म करना था और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था लागू करना था। बर्मा को भारत से अलग करना, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए उपाय करना और जब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव रहे तब तक अलग अलग निर्वाचिकाओं को बनाए रखना तब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव रहे। साइमन कमीशन से जुड़े जो फैक्ट हैं, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया था। इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। इस आयोग को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए कामकाज की जांच करनी थी। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट को साइमन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में हस्ताक्षर हुए थे पूना में, इसका प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, क्या ये प्रावधान था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या फिर निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पुणे समझौते में दलित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। इस समझौते के तहत दलित को सार्वजनिक सेवाओं प्रतिनिधि देने का शिक्षा के क्षेत्र में अवसर प्रदान की व्यवस्था प्रावधान था। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के विधानमंडल में सीटें मिलनी और इसी समझौते के तहत दलितों को सार्वजनिक सेवाओं के भेदभाव न करने का आह्वान किया गया। इस समझौते के तहत दलितों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देने का भी प्रावधान था।
इस समझौते के तहत दलितों को सार्वजनिक सेवाओं के समुदाय में उचित प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया गया। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था ये 1773 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में को जून 1773 में ब्रिटिश संसद में ने पारित किया था। यह कानून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों खासकर बंगाल को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी कुछ फैक्ट जो हैं भारतीय, यह कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। इस कानून ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता दी थी। इस कानून ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी थी और इस कानून ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की थी। इस कानून ने बंगाल में के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया था। जो बंगाल का गवर्नर था फिर इस एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इस कानून ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी थी। 1773 के एक्ट ने इस कानून ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी पर रोक लगा दी थी। इस कानून ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने से रोका। उस कानून ने कंपनी के कर्मचारियों को मूल निवासियों से रिश्वत या उपहार लेने से भी रोक दिया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्र नियुक्त किया गया था, यानी कि ये कब किया गया था? ये किया गया था 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में उन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाने की जो वजह थी, के भारतीय विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। इस विद्रोह के बाद सभी शक्तियां ब्रिटिश ताज को सौंप दी गई थी। राजशाही को ब्रिटिश साम्राज्य से और ज़्यादा करीब जोड़ना था और महारानी विक्टोरिया की महारानी बनने का जो ये तरीका था 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइम्स एक्ट पास किया था। इस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि वायसराय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को यह उपाधि दी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का क्या सार था? इसका जो सार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर सी है प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था प्रांतों में दोहरा शासन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मकसद था भारत को शासन में मकसद यह था कि भारतीयों को शासन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देना। इन सुधारों के जरिए भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और प्रशासन में उनकी भूमिका बढ़ी। इन सुधारों की कुछ खास जो प्रावधान इस प्रकार थे कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और केंद्र सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य, संचार और अखिल भारतीय सेवाओं का प्रभार भी मिला था। प्रांतों के विषय में 2 श्रेणियों में बांटी गई थी, रक्षित और हस्तांतरित। केंद्रीय विधायिका को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया था इसमें और केंद्रीय विधायिकाओं में 2 सदन थे, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी।
और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बढ़ाया गया था और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर दी गई थी। भारत के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था भारत के लिए, और इन सुधारों को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वो अगस्त प्रस्ताव का भारत कैबिनेट मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो है 1986, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों और सूबों को यह एक साथ लाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह संघ कभी नहीं बना। भारत सरकार अधिनियम के बारे में जो फैक्ट है, इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी थी। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति को तीन सूचियों के आधार में बांटा गया था। और इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम ने भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी और इस अधिनियम के तहत विदेशी मामले, रक्षा, आदिवासी क्षेत्र और धार्मिक मामलों जैसे विषयों को आरक्षित रखा गया था। इन विषयों को गवर्नर जनरल प्रकाशित करते थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में जो द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था वो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये भी 1935 थी। अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इसने प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की थी। 1935 से संबंधित कुछ विशेषताएं: इसने संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इसने संघीय न्यायालय की भी स्थापना करी। इसने चुनावी क्षेत्र का विस्तार किया है। इसने कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की बनाई थी। इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। बर्मा को यह अधिनियम भारतीय स्वशासन की दिशा में एक अहम बदलाव था। इसने शासन में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने की मांगों को पूरा करने के लिए चुनावी आधार का विस्तार किया। इस अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास में अहम भूमिका निभाई और 1947 में आज़ादी की नींव रख दी थी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा था? 1909, 1919, 1935। ये था 1935 के द्वारा रखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए संघीय प्रणाली को लागू करने का जो पहला प्रयास किया गया था, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। 1937 में इसे लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इस संघ में प्रांत और रियासतें शामिल होती थी। इस अधिनियम के जरिए प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ खास जो फैक्ट हैं वह है कि इस अधिनियम के जरिए प्रांतों को अपने क्षेत्र में प्रशासन करने की आज़ादी मिल गई थी। दूसरा है कि इस अधिनियम के जरिए प्रांतों में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के जरिए केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया था। इस अधिनियम के जरिए राजशाही और विदेशी मामलों जैसे अहम विषयों को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया था। इस अधिनियम के जरिए निर्णय लेने की जो प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई थी।
नेक्स्ट है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। जो सचिव का पद था वो किस नियम के द्वारा किया गया था। जो सचिव का पद था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश कैबिनेट ने एक सदस्य को भारत का एक राज्य सचिव नियुक्त किया था। लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले राज्य सचिव बने थे, याद रखना है, लॉर्ड स्टैनली। भारत के मुख्य सचिव का जो पद है ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने बनाया था। ये मुख्य सचिव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद का था। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कैबिनेट सचिवालय का गठन जो है 1946 में हुआ था। कैबिनेट सचिवालय का काम मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना था। सचिव पद का इस्तेमाल जो है किसी क्लब या सोसाइटी के लिए भी किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जो भारत की जो उद्देशिका में नहीं है वो कौन सा शब्द है। तो कुछ समाजवादी भी शब्द है, बंत निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न भी है, और ये लोक कल्याण शब्द इसमें जो है इस उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण नहीं है और भारत संविधान की प्रस्तावना में संवाद शब्द का भी उल्लेख नहीं है। संवाद का भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जो शामिल शब्द हैं, एक तो संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में शामिल है। भारत संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की आज़ादी का प्रावधान है। हालांकि प्रस्तावना में किसी खास राजनीतिक विचारधारा का जिक्र नहीं किया गया है। भारत संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये इसका क्रम बताना है कि कौन सा क्रम इसमें सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र या गणतंत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवाद, गणतंत्र। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द को जोड़ा, किन शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई। इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट हैं, इस संशोधन को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लागू किया था। इंदिरा गांधी वाले इस संशोधन के जरिए भारत का वर्णन संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य से बदलकर प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य कर दिया गया था। इस संशोधन के जरिए नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51(1) के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस संशोधन के जरिए 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। इस संशोधन के जरिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधीशों का भी प्रावधान किया गया था। इस संशोधन के जरिए कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी हस्तांतरित किया गया था। बहुत ही खास था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है।
ये जो उपशब्द है कब जोड़ा गया? तो उपशब्द जोड़ा गया था 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी है। भारत संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगर लोकतांत्रिक हम राजतंत्र के में, तो लोकतंत्र में राजतंत्र राजा के द्वारा चलाया गया शासन, गणतंत्र ये जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। भारत संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया, यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली। भारत एक संघीय देश है। भारत में संसद के 2 सदन से मिलकर बनी है। भारत में संसद 2 सदन से मिलकर बनी है। सदन 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। भारतीय संविधान के जरिए नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने का भी अधिकार मिला है। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है ये जनता में निहित होती है, जनता में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित 2 शब्दों को जोड़ा गया था। वे 2 शब्द कौन कौन? समाजवाद। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द जोड़ा गया था इसमें, समाजवाद शब्द।